नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस के अध्यक्ष राज ठाकरे ने शनिवार को फोर्ट चोरी के आरोप को फिर से उठाया और चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए। ठाकरे ने कहा कि पिछले 10 सालों से फोर्ट चोरी हो रही है, लेकिन चुनाव आयोग ने इसकी जांच नहीं की। उन्होंने बताया कि जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी और बीजेपी के अनुराग ठाकुर ने भी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की बात कही थी, तब आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए थी। ठाकरे ने कहा कि आयोग जांच नहीं करेगा क्योंकि उसे डर है कि पिछले 10 सालों की वोट चोरी का सच सामने आएगा। राज ठाकरे ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि आगामी नगरपालिका चुनावों में जीत के लिए वोटर लिस्ट की पूरी गहन जांच करनी होगी। उन्होंने कहा कि एमएनएस उम्मीदवार इसलिए हार गए क्योंकि उन्हें मिले वोट सही तरीके से पहुंचाए नहीं गए। ठाकरे ने यह मुद्दा 2016 से उठाना शुरू किया था और शरद पवार, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी सहित कई विपक्षी नेताओं से मुलाकात की थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि वोट चोरी उजागर किए बिना असली जनादेश सुरक्षित नहीं रहेगा। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ महाराष्ट्र में दर्ज एफआईआर पर प्रतिक्रिया दी है। राय ने कहा कि तेजस्वी यादव अक्सर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, जिससे बिहार की जनता को ठेस पहुंचती है। उन्होंने बताया कि मोदी के प्रयासों से बिहार में 2.5 से 3 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं और ऐसे प्रधानमंत्री पर अपशब्द कहने वाले नेता गरीबों को चोट पहुंचाते हैं। राय ने तेजस्वी यादव पर आरोप लगाया कि सत्ता में रहते हुए उन्होंने सिर्फ अपराध और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, जबकि वह बार बार अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का वादा करते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता विकास पर भरोसा करने लगी है और भ्रष्टाचार व अपराध से जुड़ा घमंडिया गठबंधन अब खत्म होने वाला है। राय ने तेजस्वी यादव की नीयत और नीति पर सवाल उठाते हुए जनता को सचेत किया। टीएमसी और समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया है कि वे संविधान 130वां संशोधन विधेयक और उससे जुड़े 2 अन्य विधेयकों की जांच के लिए बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी में हिस्सा नहीं लेंगे। इन विधेयकों में प्रावधान है कि अगर कोई मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री 5 साल या उससे अधिक जेल की सजा वाले किसी अपराध में 30 दिन तक जेल में रहता है तो उसे पद छोड़ना होगा। 20 अगस्त को लोकसभा में विधेयक पेश किए जाने पर विपक्ष ने इसका कड़ा विरोध किया। मसौदा फाड़ा और गृह मंत्री अमित शाह पर कागज फेंके। अब यह मामला 31 सदस्यीय जेपीसी को भेजा गया है। इस पर टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा कि जेपीसी अब सिर्फ दिखावा बन चुकी है और सरकार इसमें विपक्ष की आवाज दबा रही है। ममता बनर्जी ने इसे लोकतंत्र और संघवाद पर हमला कहा, जबकि समाजवादी पार्टी ने इसे संविधान विरोधी बताया। वहीं विपक्ष का एक वर्ग मानता है कि समाजवादी पार्टी और टीएमसी के बाहर रहने से भाजपा को जेपीसी में और बढ़त मिल जाएगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को समीक्षा बैठक में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शहरी विकास विभाग UDD-2 के कामकाज पर नाराजगी जताई। उन्होंने विभाग के प्रदर्शन को खराब बताया और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। खास तौर पर अमृत 2.0 योजना, जिसके तहत महाराष्ट्र को 9,000 करोड़ रुपए से अधिक का हिस्सा मिला है, की धीमी प्रगति पर फडणवीस ने चिंता जताई। यह योजना 2021 में शुरू हुई थी और मार्च 2026 तक पूरी होनी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल आपूर्ति, स्वच्छता, हरित पार्क और झीलों के पुनरुद्धार से जुड़े काम समय पर पूरे होने चाहिए। बैठक में फडणवीस ने 15वें वित्त आयोग, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन जैसी योजनाओं की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से परियोजनाओं में देरी रोकने और विभागों के बीच समन्वय बढ़ाने को कहा। वहीं दूसरी ओर शिंदे के विभाग ने आदेश जारी किया है कि देरी होने पर ठेकेदारों और अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। बिहार में मतदाता सूची से नाम कटने के बाद हजारों लोग फिर से नाम जुड़वाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आदेश दिया कि जिनके नाम एसआईआर के दौरान हटे हैं वे 1 सितंबर तक आधार या 11 अन्य दस्तावेजों के जरिए दावा कर सकते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति उलझी हुई है। कई PLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर का कहना है कि उन्हें अभी तक चुनाव आयोग से औपचारिक आदेश नहीं मिले, जबकि इंटरनेट की कमी से ग्रामीण इलाकों के लोग और परेशान हैं। भोजपुर की PLO सुचित्रा सिन्हा का कहना है कि सिर्फ 1 हफ्ते में सभी से आधार लेना मुश्किल है। पश्चिम चंपारण में सबसे अधिक
1,91,376 नाम हटाए गए हैं। चुनावी नियमों के मुताबिक पार्टियों को भी मदद करनी चाहिए, लेकिन पीएलओ का कहना है कि बूथ एजेंट एक्टिव नहीं हैं। कई मतदाता जैसे दिवाकर शर्मा और व्यापारी धनंजय सोनी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनका नाम फिर से जुड़ जाएगा, मगर समय बहुत कम बचा है। भारत समेत कई देशों के डाक विभागों ने अमेरिका को जाने वाली डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। यह कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद उठाया गया, जिसमें $800 से कम मूल्य वाले पैकेज पर ड्यूटी फ्री छूट समाप्त करने का निर्णय लिया गया। जुलाई में हस्ताक्षरित इस आदेश के तहत 29 अगस्त से यह नियम लागू हो जाएगा। भारत में भी संचार मंत्रालय ने बताया कि शुल्क संग्रह और प्रेषण की प्रक्रियाएं अभी स्पष्ट नहीं हैं, इसलिए अमेरिका जाने वाली डाक सेवाएं फिलहाल निलंबित हैं। इसी तरह जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया और फ्रांस की डाक सेवाओं ने भी अमेरिका के लिए शिपमेंट रोकने की घोषणा की। इन देशों ने कहा कि अमेरिकी अधिकारियों द्वारा नई सीमा शुल्क प्रक्रियाओं और तकनीकी व्यवस्था के बारे में स्पष्ट निर्देश नहीं दिए गए हैं। डाक कंपनियां समाधान के लिए अमेरिकी समकक्षों के साथ काम कर रही हैं, लेकिन अभी स्पष्टता नहीं मिलने के कारण पैकेज भेजना कठिन हो गया है। अमेरिका की पूर्व राजदूत और रिपब्लिकन नेता निक्की हेली ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के बीच बढ़ते तनाव पर नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि भारत को रूसी तेल खरीद को लेकर ट्रंप की चिंताओं को गंभीरता से लेना चाहिए और जल्द से जल्द व्हाइट हाउस के साथ मिलकर समाधान निकालना चाहिए। हेली ने जोर देकर कहा कि अमेरिका और भारत दोनों दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और दशकों की दोस्ती मौजूदा मतभेदों से आगे बढ़ने की मजबूत नींव देती है। उन्होंने चेतावनी दी कि भारत द्वारा रूसी तेल खरीद व्लादिमीर पुतिन के युद्ध को आर्थिक मदद दे रही है, जिसके चलते ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ की धमकी दी है। हेली ने कहा कि अगर रिश्ते खराब होते हैं तो 25 साल की प्रगति बर्बाद हो जाएगी और इसका सबसे बड़ा फायदा चीन को मिलेगा। उन्होंने लिखा कि भारत को चीन जैसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि भारत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा सहयोग और रणनीतिक दृष्टि से अमेरिका के लिए बेहद अहम है। भारत न केवल अमेरिकी रक्षा बाजार का सबसे बड़ा साझेदार बन रहा है, बल्कि चीन की नीतियों को चुनौती देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसराइल में शनिवार को गजा में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई की मांग को लेकर हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। कई शहरों में आयोजित रैली में बड़ी संख्या में नागरिकों ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि सेना द्वारा गजा सिटी पर कब्जे की योजना बची हुई बंधकों की जान को गंभीर खतरे में डाल सकती है। इसराइल के पूर्व रक्षा मंत्री बेनी गैंट्स ने बंधकों की रिहाई को प्राथमिकता देते हुए अस्थायी राष्ट्रीय एकता सरकार बनाने का सुझाव दिया। वर्तमान में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का गठबंधन अति दक्षिणपंथी सदस्यों पर टिका है, जो हमास के साथ किसी भी समझौते का विरोध कर रहे हैं। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में इसराइली हमलों और कुपोषण के कारण 60 से अधिक लोग मारे गए। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने गजा की स्थिति को मानवता की विफलता बताते हुए तत्काल युद्ध विराम, सभी बंधकों की रिहाई और मानवीय सहायता पहुंचाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को बड़ा ऐलान किया कि साल के अंत तक भारत का पहला मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप बाजार में उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि दशकों पहले भारत सेमीकंडक्टर निर्माण का मौका गंवा चुका था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं और देश में फैक्ट्रियां लगनी शुरू हो गई हैं। इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम 2025 में अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने यह भी बताया कि सरकार मेड इन इंडिया 6G नेटवर्क के विकास पर तेजी से काम कर रही है, ताकि भारत तकनीक के क्षेत्र में दुनिया के साथ कदम से कदम मिला सके। उन्होंने कहा कि भारत जल्द ही इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी निर्यात के क्षेत्र में भी बड़ी ताकत बनेगा और 100 देशों तक ईवी भेजने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए 26 अगस्त को एक विशेष कार्यक्रम आयोजित होगा। पीएम मोदी ने भारत की अर्थव्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र से भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने में सक्षम है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी यानी DIA के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल जेफरी क्रूज को उनके पद से हटा दिया है। उनके साथ ही 2 और वरिष्ठ सैन्य कमांडरों को भी पद से हटाया गया है। हालांकि रक्षा विभाग ने इस कार्रवाई पर कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया।
यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब जून में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने DIA की एक लीक हुई रिपोर्ट पर नाराजगी जताई थी। उस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि ईरान पर हुए हमले से उसका परमाणु कार्यक्रम नष्ट नहीं हुआ है, बल्कि केवल कुछ महीनों तक पीछे चला गया है। वहीं व्हाइट हाउस ने DIA की इस रिपोर्ट को पूरी तरह गलत करार दिया था। माना जा रहा है कि हाल की बर्खास्तगियां इसी विवाद से जुड़ी हो सकती हैं। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।